This conference will now be recorded. ये क्वेश्चन है ऑटम 2019 का। ऑटम 2019 और पेपर में ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट पे चले, अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट देखोगे 18 मार्क्स का ये पेपर में आया हुआ है। लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए 31 दिसंबर 2018 में और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए इसी डेट की। मतलब 18 मार्क्स का ये पेपर में क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा जो लिखी हुई है स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, सबसे ज्यादा वो इंटरेस्टिंग है, तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और स्टेटमेंट पढ़ के ही चीजें अंडरस्टैंड होती हैं। और इसके इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशली बहुत ज्यादा परसेंटेज का इस्तेमाल किया गया है और हम उसको भी देखेंगे कि हाउ टू यूज दैट परसेंटेजेस। So Friday Traders is engaged in the business of supplying blenders and juicers. FT purchases its product from Sigma Electronics. FT is presently negotiating with a bank for a long-term loan. FT को loan चाहिए and has been asked to provide the latest financial statement. तो बैंक ने कहा जनाब मुझे financial statement दिखा दो। Since FT does not maintain proper accounting records, you are requested to prepare the financial statement from the following information. उसने आपको इंफॉर्मेशन दे दी 1 जनवरी 2018 में कि इक्विपमेंट की वैल्यू है 2490 जो कि 40% डेप्रिशिएट हो चुका है। मतलब 40% उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और बाकी उसकी बुक वैल्यू उसने बता दिया। वो कहता है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक उसने हमें बता दिया, लेकिन इसमें दो प्रोडक्ट्स हैं, एक ब्लेंडर है और दूसरा जूसर। कहता है ब्लेंडर्स वाज डबल ऑफ द जूसर। ब्लेंडर इक्वेशन बना लेंगे या परसेंटेज के साथ भी इसको किया जा सकता है कि कहता है ब्लेंडर वाज डबल ऑफ द जूसर। मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास इस एक उसने क्वांटिटेटिव मेथड को भी साथ ही रखा है, इक्वेशंस और परसेंटेज को अप्लाई करवाना, ये कोई अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्यूएम का आपका कॉन्सेप्ट है। हम जूसर का इधर ही अलग अलग करते जाते हैं ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। वो कहता है कि स्टॉक ऑफ ब्लेंडर्स वाज डबल ऑफ द जूसर। हम कहते हैं कि अगर जूसर x है तो ब्लेंडर 2x होगा और इन दोनों का सम उसने हमें बताया हुआ है 3705,000। दोबारा सुनिएगा, कहता है कि ब्लेंडर इज डबल ऑफ द जूसर। हमने जूसर को अगर 100 लेट कर सकते थे या x लेट कर लिया तो ब्लेंडर हमारे पास 2x हो गया। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 3705 डिवाइडेड बाय 3। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1235, दैट इज जूसर। जूसर का स्टॉक 1235 है और इस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डबल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2470। ये हमारे पास ब्लेंडर का स्टॉक आ जाएगा। पहली वर्किंग हमें पता चल गई कि जूसर का स्टॉक है 1235 और ब्लेंडर का स्टॉक है 2470। पहली एक अच्छी डिस्कशन। उसके बाद कहता है प्रीपेड रेंट अप टू 30 अप्रैल 2018। मतलब ये हुआ कि ये पिछले साल उसने पे किया था, इस साल के लिए 280। मतलब ये रेंट हमारा कवर हो रहा है 3-4 महीनों का 2018 के, लेकिन पेमेंट पिछले साल हुई थी। प्रीपेड रेंट है ना साल के शुरू का। ट्रेड डेटर्स ओनली फॉर ब्लेंडर्स, कहता है आप सिर्फ ब्लेंडर्स को सेल करते हो उधार पे, तो अगर डेटर का अकाउंट बनाएंगे तो वो सिर्फ ब्लेंडर का बनेगा। पेबल टू सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा सप्लायर है,
यहाँ पर उसने लिखा भी हुआ है, अगर ऊपर आप देखें, कहते हैं कि FT परचेजेस इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। सैलरीज पेएबल 98 है, ये हमें ओपनिंग इंफॉर्मेशन बता दी गई और बैंक ओवरड्राफ्ट भी गिवन है। यहां से चीजें स्टार्ट हो गई। कहते सेल्स ऑफ ब्लेंडर आर मेड ऑन क्रेडिट व्हाइल जूसर्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस। मतलब ब्लेंडर सारा क्रेडिट बेस पे बिकता है और जूसर आपका कैश सेल। अप टू सबसे जो इंपॉर्टेंट और ट्रिकी इंफॉर्मेशन थी वो पॉइंट नंबर 3 की थी। कहते हैं अप टू लास्ट ईयर, पिछले साल की इंफॉर्मेशन। कहते हैं FT वाज अर्निंग अ ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन कॉस्ट ऑफ ब्लेंडर्स। CPS उसने बता दिया, प्रॉफिट परसेंटेज बता दी कि 30% ऑन कॉस्ट है ब्लेंडर का और 35% ऑन सेल है जूसर का। ये लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है, इस साल की ये इंफॉर्मेशन अब बताने लगा है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2018 FT increased sale price of the both product is 20%। सेल प्राइस पहले से 20% बढ़ा दी। सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्रीज द प्राइस ऑफ जूसर्स ओनली 40%। लो मेरे भाई, जूसर की प्राइस भी चेंज हो गई, यानी हमारी जो कॉस्ट ऑफ परचेज है उसने भी चेंज होना है और जो हमारी सेल प्राइस है इस साल की वो भी चेंज हो गई है। लेकिन पिछले साल की जो इंफॉर्मेशन है वो अब इस्तेमाल नहीं होगी, हमें करंट CPS कॉस्ट प्रॉफिट और सेल की परसेंटेज बनानी पड़ेगी। वो हम बनाते हैं, पहले हम क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लें। कहता है 60% ऑफ द अमाउंट ऑफ परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर्स रिप्रेजेंट ब्लेंडर्स। मतलब 60% ब्लेंडर खरीदते हैं, 40% जूसर्स खरीदते हैं। यानी परचेज की उसने हमें सेग्रीगेशन बता दी, तो वो हम इजीली अपने क्रेडिटर के लेजर से बना लेंगे। पहले परचेजेस फाइंड कर लेंगे, फिर इन दोनों का अलग अलग कॉस्ट ऑफ सेल बना लेंगे ताकि हमें कोई परेशानी ना उठानी पड़े। बैंक की ट्रांजैक्शन में बता रहा है कि आपने कस्टमर से कितने पैसे रिसीव किए। लो जनाब, अगर डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन हो, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर गिवन हो, तो हम क्रेडिट सेल्स को वहां से भी फाइंड कर सकते हैं। डेटर्स का लेजर बनाएंगे, अगर उसका कैरी डाउन हमें गिवन हो, कैरी डाउन नहीं गिवन होगा तो फिर जाहिर सी बात है कैरी डाउन फाइंड करना पड़ेगा। पेमेंट सिग्मा को की है इंश्योरेंस फॉर 1 ईयर स्टार्टिंग 1 Feb 2018। एक साल की आपने इंश्योरेंस पे की है, 1 Feb से शुरू किया है, मतलब अगले 1 Feb तक जाएगी, तो 1 महीने की एडवांस आ गई। रेंट आपने पे किया, इक्विपमेंट है और सैलरीज एंड वेजेस। डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज दिस कंसीडर्ड इररिकवरेबल, बैड डेट्स आ गए हमारे। रेंट ऑफ द प्रेमिसेस इंक्रीज्ड बाय 30% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 September 2018। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है ये कि पहले रेंट जो भी हमारा था लेकिन 30% पहले से बढ़ गया है। कहता है फॉलोइंग पेमेंट्स मेड फ्रॉम कैश सेल्स एंड रिमेनिंग अमाउंट्स वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये कैश सेल से पेमेंट करने के बाद बाकी के पैसे हम बैंक में जमा करवा देते हैं। उसके बाद कहता है इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड 8%। सम बैलेंसेस कैरीड ऑन हमें गिवन है, स्टॉक का जूसर का कैरीड ऑन गिवन है और ब्लेंडर का कैरीड ऑन गिवन है। और इंटरेस्टिंग बात, उसने बहुत प्यारी बात यहाँ पर स्टार बनाकर लिखा है कि जनाब जो कैरीड ऑन है ना वो 2018 में खरीदा हुआ है, उससे जो ओपनिंग स्टॉक है ना वो सारा बिक गया है। ये इंफॉर्मेशन देने के पीछे बहुत बड़ी खबर है, ये इंफॉर्मेशन कोई छोटी मोटी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करते हुए जो 2018 में स्टॉक खरीदा था उसकी कीमत 40% ज्यादा होगी, जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी कीमत 40% कम होगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल के लिए ये बड़ी इंफॉर्मेशन बताई हुई है। सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक का पेएबल बता दिया और सैलरीज पेएबल भी बता दी। लो मेरे भाई, सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स के पेएबल की है, उसका ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है,
क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है और पेमेंट टू सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स भी गिवन है। तो सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे, वहां से हम परचेजेस फाइंड कर लेते हैं, फिर बाद में सीपीएस की बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई क्रेडिटर का लेजर बनाए और क्रेडिटर्स का लेजर बना के वहां से हम टोटल परचेजेस फाइंड कर लेते हैं। क्रेडिटर्स या सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर बनाकर वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं, क्योंकि उसका स्टॉक हमने सेग्रीगेट कर लिया है ओपनिंग स्टॉक। अब वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं जी। क्रेडिटर का लेजर बनाओ जरा। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका? अगर आपके पास असाइनमेंट सामने है तो ओपनिंग स्टॉक, मुझे ओपनिंग इसका बैलेंस बता दें। 3600। कैरीड ऑन कितना है? असाइनमेंट अपने सामने रखें काइंडली। 2420। अब क्वेश्चन पे जाएं। बैंक स्टेटमेंट में अगर आप गौर फरमाओ जाकर, क्योंकि कैश पेमेंट तो नहीं गिवन, बैंक स्टेटमेंट में जाएं तो वहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि आपने सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट की है 8850 से। कितनी पेमेंट की है? 8850 से। तो लो जनाब 88, यहां पर हम लिख लेते हैं बैंक 8850। क्लोज करें, हमारे पास परचेजेस आ जाएंगी बैलेंसिंग फिगर। जी मोइज भाई ने लगता है ये सवाल किया है, इसलिए वो जल्दी जल्दी हमें इंफॉर्मेशन बता रहा है। 7670, दैट इज आवर बैलेंसिंग फिगर, राइट। 7670 हमारे पास परचेजेस आ गई। अब 7670 इसमें 40% परचेजेस किसी और चीज की हैं, 60% परचेजेस किसी और चीज की। लो जनाब इसको अलग अलग कर दें। 60% परचेजेस हैं ब्लेंडर की, ये ब्लेंडर है और ये जूसर है। हाँ जी, मुझे इसकी परचेजेस बता दें काइंडली। ब्लेंडर की और 40% ले, 40% कितना आ रहा है? 40% 3068। और ब्लेंडर की भी बता दें काइंडली, ब्लेंडर की बता दें 460। दोनों की बात चलेंगे, यहां तक बात होगी ओके। अब हम यहां पर इन्वेंट्री का लेजर बनाकर कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर लेंगे। इन्वेंट्री का लेजर बनाकर कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर लेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करने से पहले आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करने के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस दोनों की आ गई, क्लोजिंग स्टॉक दोनों का गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास आ जाएगी। दोनों की अलग अलग कॉस्ट ऑफ सेल का मकसद, क्योंकि दोनों की प्रॉफिट परसेंटेज डिफरेंट है। तो जनाब आप जूसर का स्टॉक का अकाउंट बना लो, जूसर का स्टॉक बना लेते हैं जनाब, वहां से उसकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। और ब्लेंडर का बना लो, वहां से ब्लेंडर की आ जाएगी। जी ब्लेंडर का, जूसर का ब्रॉड ऑन कितना है जो हम अभी ने वर्किंग नंबर 1 में फाइंड किया था? वर्किंग नंबर 1 जूसर का ब्रॉड ऑन कितना फाइंड किया था? पहली वर्किंग 1235। साथ साथ नोट भी करो और चीजें भी अपने सामने रखो। और ब्लेंडर का फिर वर्किंग नंबर 1 से ब्रॉड ऑन कितना आया था? 2470। दोनों की परचेजेस आप लोग फाइंड कर चुके हो वर्किंग नंबर 2 से। जूसर की परचेजेस हैं 3068 और ब्लेंडर की परचेजेस हैं 460। दोनों का कैरी डाउन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दोनों का कैरी डाउन। तो और फरमा लें, एंड पे आप जाए, ये देखिए वो कहता है ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। जूसर का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 975
975 और ब्लेंडर का कैरी डाउन है 2597। लाओ मेरे भाई, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। बताया जनाब जूसर की कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? जी यदि जो भी आपने बताया था कि ये क्लोजिंग स्टॉक पे इसने वो स्टार लगाया हुआ है, तो इसका नहीं कुछ करना? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप बस 1 मिनट सब्र कर लें। कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 4475। हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, क्वेश्चन के अंदर सीपीएस गिवन है, हम सेल फाइंड कर लेंगे, लेकिन सीपीएस इंटरेस्टिंग है, सीपीएस इंतहाई इंटरेस्टिंग है। कॉस्ट ऑफ सेल आपने फाइंड कर ली है, अभी मैं आपको कॉस्ट, प्रॉफिट और परसेंटेज की वर्किंग करवाता हूं। आ जाए जरा, पहले तो आप लास्ट ईयर का सीपीएस लिखे ना, दोनों का लास्ट ईयर, यहां पर लिख लो जूसर, यहां पर लिख लो ब्लेंडर। C plus P is equal to S, C plus P is equal to S, right? 30% ब्लेंडर का, 35 जूसर का। आ जाए जरा जूसर की बात कर लेते हैं। पिछले पुराने साल का जूसर है 35% ऑन सेल, 35% ऑन सेल, 35% ऑन सेल। वो बात समझ लगी है या नहीं सबको? सेल को हमने 100 लिख लिया, सेल को हमने, ये पिछले साल था, इस साल की बात नहीं कर रहा वो, अभी हमने इस साल की बात नहीं की। फिर आ जाए 30% ऑन कॉस्ट था ब्लेंडर का, 100 प्लस, रिजवान भाई मैं सही करता हूं 1 मिनट बस, 30 इज इक्वल टू 130। ये कॉस्ट के नीचे कॉस्ट लिखें और प्रॉफिट था 35, कॉस्ट आएगी 65। ये हमारा पिछले साल का डाटा था। इस साल जो चेंजिंग्स आई हैं वो जरा गौर फरमाएं, इस साल की चेंजिंग्स, करंट ईयर का सीपीएस अब हम बनाने लगे हैं। जी कहते हैं दोनों प्रोडक्ट का 20% सेल वैल्यू बढ़ गई है, दोनों प्रोडक्ट की 20% सेल वैल्यू बढ़ गई है। तो आप मुझे बताएं, सेल वैल्यू बढ़ी है 20%, तो इसका भी 20% बढ़ा देंगे और इसका भी 20% बढ़ा देंगे। यूजर की कॉस्ट चेंज नहीं हुई, यूजर की कॉस्ट चेंज नहीं हुई, इसका मतलब यह हुआ कि C प्लस P इज इक्वल टू S के कॉस्ट 65 रहेगी, कॉस्ट 65 रहेगी, लेकिन सेल 120 हो जाएगी। 100 का 20% मैंने बढ़ाया है ना, उसने क्वेश्चन के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि ब्लेंडर की कॉस्ट आपने बढ़ाई है, जूसर की कॉस्ट नहीं बढ़ी, सिर्फ सेल प्राइस बढ़ेगी। तो कॉस्ट हमने एज इट इज लिख दी, कॉस्ट हमने एज इट इज लिख दी और सेल वैल्यू हमने बढ़ा दी। डन होगी बात? तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। प्रॉफिट कितना बढ़ गया? प्रॉफिट कितना हो जाएगा अब आपका? 55। प्रॉफिट तो लिखने की जरूरत नहीं है, मेन तो हमने ये परसेंटेज ही बनानी है। अब आ जाओ ब्लेंडर के ऊपर। यहां पर ब्लेंडर में बहुत बड़ा ब्लेंडर है, ब्लेंडर के अंदर बहुत बड़ा ब्लेंडर है। अब जरा आप मुझे बताएं, हाजरा कह रही है कि जूसर की कॉस्ट 40% बढ़ी है। सॉरी, अगर जूसर की बढ़ी है तो भी माजरत, जूसर की बढ़ा देते हैं। ठीक है, ठीक है, एक तो ये नॉर्मल बन गया ना, अगर कॉस्ट ना बढ़ती, अगर कॉस्ट ना बढ़ती तो ये सीपीएस बनना था। अब मैं 40% कॉस्ट बढ़ाने लगा हूं, 40% कॉस्ट बढ़ाने लगा हूं। मुझे बताएं, पहले कॉस्ट थी 65, अब इसका 40% बढ़ा दें
65 का 40% बढ़ा दें, 1 + 40%, C + P = S। जी जनाब, 65 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 91, सेल है 120, सेल तो 120 होनी है ना, क्योंकि सेल 100 थी 120 होगी, कॉस्ट 65 थी 91 होगी। अब प्रॉफिट इन दोनों के दरमियान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है जनाब, 29 का। अब जरा यहां पर एक इंतहाई काबिल गौर बात, मैंने जो 2018 में स्टॉक खरीदा था वो इस प्राइस पे खरीदा था, ये 2018 का है सारा डाटा, मैंने जो 2000, ये है 2018 का। अब आप मुझे बताएं, जो मैंने ओपनिंग स्टॉक बेचा है, बेचूंगा 120 रुपए का क्योंकि 2018 में बेच रहा हूं, लेकिन मैंने खरीदा 65 का था या 91 का था? 65, क्योंकि जो ये है ओपनिंग स्टॉक के लिए और ये है इस डाटा के परचेज के लिए 2018 के लिए। तो जब मैं सीपीएस अप्लाई करूंगा ओपनिंग स्टॉक के ऊपर, जब सीपीएस अप्लाई करूंगा ओपनिंग स्टॉक के ऊपर, एक शख्स ने कहा कि 2018 का सीपीएस रिवाइज कर दें, रिपीट कर दें, कर देता हूं मेरे भाई। देखें ये सीपीएस अगर आपको समझ लग गया ना, प्रॉफिट परसेंटेज, उसने कहा है जूसर की कॉस्ट 40% बढ़ गई है, तो जूसर की कॉस्ट 65 थी पहले नॉर्मल, ये हमने इसका 40% बढ़ा दिया तो वो बन गई 91, सेल 20% बढ़ी है, सेल 120 की ही होगी। अब आप मुझे खुद बताएं, मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो पुरानी कीमत पे पड़ा होगा, जो 2018 में खरीदा है वो नई कीमत पे खरीदा है। जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा वो अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो वो 65 रुपीस पे खरीदा होगा, राइट। और जो मैंने इस साल की परचेजेस की होंगी, जो इस साल की परचेजेस की होंगी वो किस पे हुई होंगी, 91 पे, 40% ज्यादा पे। तो जब मैं सीपीएस अप्लाई करने लगूंगा, आप जरा ध्यान से चीजें सीखनी है, इंतहाई इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आई है जूसर की 3328, कितनी कॉस्ट ऑफ सेल आई थी, 3328। इस 3328 के अंदर 1235 ओपनिंग स्टॉक सेल हुआ, बाकी इस साल की परचेजेस हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब है ये वो कॉस्ट है जो हमने स्टॉक बेचा है। तो अब जरा यहां पर आइएगा काइंडली, ये जो 3328 है इसमें से ओपनिंग स्टॉक अलग कर दें और बाकी अलग कर दें जरा। 1235 है ओपनिंग स्टॉक, 1235, और बाकी कितना बच गया, 3328 माइनस 1235, 2093, 2093, 2093। अब जो बात आपको मैं समझाने लगा वो जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी डिटेल में बात करने लगा हूं। जो मैंने ओपनिंग स्टॉक सेल तो मैंने 120 का किया, लेकिन खरीदा मैंने 65 का था, और ये जो बाकी का स्टॉक है ये मैंने 91 का खरीदा था। गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड, देखें 1235 को मैं 65 पे डिवाइड करके 120 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये मेरे पास पिछले साल का खरीदा हुआ स्टॉक पड़ा है, इसमें 40% तो कॉस्ट का इजाफा नहीं था। और जो मैंने 2093 को डिवाइड करूंगा मैं 91 पे, क्योंकि उसकी कॉस्ट 91% है, मल्टीप्लाइड बाय 120, यानी जितने परसेंट कोई वैल्यू होती है हम उसको उसकी परसेंटेज पे डिवाइड करके रिक्वायर्ड परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास सेल वैल्यू आ जाएगी जूसर की। दो हिस्सों में क्यों स्प्लिट किया, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक था उसकी कॉस्ट कोई और परसेंट थी, और जो इस साल खरीदा उसकी कॉस्ट परसेंटेज कुछ और है। अब आ जाए जनाब, जूसर हमारा कंप्लीट हो गया, मुझे इसकी सेल वैल्यू बता दें। ओपनिंग स्टॉक कितने का सेल हो रहा है,
2280 प्लस बाकी अपने कितने की सर जी सर इसमें ना आपने 60 ओपनिंग कॉस्ट को 65 से डिवाइड किया है, तो सेल क्यों नहीं ओपनिंग वाली लिया आपने 100 जो पहले रुपीज से पहले थी? वर्ड में बहुत अच्छी इस बात की है हैदर भाई। आप मुझे बताएं जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले साल बिका था या इस साल बिका है? ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछले साल नहीं बिका था इसलिए ओपनिंग स्टॉक आ रहा है। बात सुन रहे हो हैदर भाई मेरी? हमने बेचा इस साल है, इस साल 20% कीमत बढ़ा दी थी, बिका वो 120 का, लेकिन खरीदा वो 65 का था, पिछले साल खरीदा था इसलिए उसकी कॉस्ट 65 आई, लेकिन बेचा इस साल है तो इस साल तो हमने कीमत बढ़ा दी है 120, तो इसी साल की फिर सेल प्राइस आएगी। पिछले साल अगर बेचता तो पिछले साल की प्राइस लेते, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा ही पिछले साल बेचा नहीं। चलें जी, टोटल सेल कितनी आ गई दोनों को मिला के कोई ऐड करके मुझे बता दे। टोटल सेल 504 बस इसमें मजे की बात थी परसेंटेज में कि उसको कॉस्ट भी चेंज हो रही थी। कॉस्ट चेंज होना इतना मसला नहीं था, लेकिन जो प्रॉफिट परसेंटेज अप्लाई करनी थी ओपनिंग स्टॉक पे अलग, क्योंकि उसने खुद कह दिया था कि ओपनिंग स्टॉक सारा सेल हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ फ्रेश पड़ा हुआ है। और अब आ जाए, ये तो सिंपल ही था। इसकी कॉस्ट ऑफ सेल ब्लेंडर की कितनी आई थी आप बता दे जरा। ब्लेंडर की कॉस्ट ऑफ सेल है 4475 डिवाइडेड बाय जी। सर एक क्वेश्चन बताएं। सर करंट ईयर में ये 2 सीपीएस को बना लिया हमने। करंट ईयर में 2 से दिल कर रहा था इसलिए, वो अल्लाह के बंदे इसलिए बताया क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो कोई और है, क्योंकि वो पिछले साल की 65 पे खरीदा हुआ है, और जो इस साल खरीदा है उसकी कॉस्ट कुछ और है, क्योंकि इस साल 40% कीमत बढ़ गई है। इस साल 40% की, पहले देखे ना जो ओपनिंग स्टॉक है वो तो पिछली कीमत पे खरीदा होगा ना 65 पे, और इसको 40% पे बढ़ाया तो वो 91 आ गया। अब जब मैंने ओपनिंग स्टॉक बेचूंगा उसकी कॉस्ट को 65 पे डिवाइड करूंगा, क्योंकि वो खरीदा 65 का था, और जो इस साल की चीजें बेची है मैंने वो 91 पे खरीदी थी, वो 91 पे बेचा। गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड, ये ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है, मैंने उसको 65 पे डिवाइड किया क्योंकि ये पिछले साल का स्टॉक पड़ा हुआ है, और इसको इसकी कॉस्ट को मैंने 91 पे डिवाइड किया क्योंकि ये इस साल खरीदा, इस साल 40% कीमत बढ़ गई थी। आप ना जब ऑनलाइन क्लास लेते हो ना तो कंसंट्रेशन फिर भी 100% ही रखा करो, फिर सर ज्यादा मैं ये अच्छी कह रहा हूँ कि सर सेल भी हाँ, बढ़ा दी है 120 कर दी है और कॉस्ट भी 40% बढ़ा दी है, ये क्या बात है? यार भाई ये मेरा कसूर नहीं है इसमें, ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, ये देखो कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2018 सेल वैल्यू इंक्रीज बाय 20%, और सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक वो बंदा है जो जैसे चीजें हम खरीदते हैं उसने जूसर की कीमत 40% बढ़ा दी, तो कॉस्ट भी बढ़ गई और सेल भी बढ़ गई। अच्छा सर, यानी सेल दोनों की बढ़ी है, कॉस्ट सिर्फ जूसर की बढ़ी है? सेल दोनों की बढ़ी है और कॉस्ट सिर्फ जूसर की बढ़ी है। जी सर, बस और हम यही है। जूसर के डाटा को किया है, और अब यहां पर आ जाए जरा, इसकी 20% वैल्यू बढ़ा दो, इसकी कॉस्ट चेंज नहीं करनी, 100 ये आ जाएगा 130 का 20% बढ़ाओ तो 156, और प्रॉफिट आ जाएगा 56। इसकी जो कॉस्ट ऑफ सेल आई है वो आपके सामने है 4475, कॉस्ट को कॉस्ट पे डिवाइड करेंगे और सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सेल वैल्यू आ जाएगी 4475 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई कर दो 156 से 6981। ये प्योर क्वांटिटेटिव मेथड था आपका, प्योर, इसमें अकाउंटिंग का कोई चक्कर नहीं था। ये हमारी टोटल सेल्स हो गई, ये अब हमारे पास ये टोटल सेल्स आ गई। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल भी हमारे पास अवेलेबल, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल भी, यानी दोनों की कॉस्ट भी हमने फाइंड कर ली हुई है।
दोनों की सेल भी हमारे पास फाइंड हो गई। अब आगे काम करना बहुत आसान है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। बाकी चीजें, मेन सबसे बड़ी वर्किंग ये थी, टोटल सेल्स आप प्लस कर लो इनको। जी जनाब, टोटल सेल्स कितनी आ गई? 6981 प्लस 5040, टोटल सेल्स आ गई मेरे पास 12021 डन। कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास अवेलेबल है दोनों की, यहां पर 3328 प्लस 4475। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं अपने। पहले हम कर लें यानी प्रॉफिट की स्टेटमेंट बना लेते हैं। मैं फॉर्मेट नहीं लिख रहा पूरे का पूरा। सबसे पहले मैं सेल्स लिख दूंगा और जो मैंने वर्किंग की है मैंने उस वर्किंग का रेफरेंस देकर एमा मुझे ये बताएं कि आपने समझना क्या है। आप लेट आए हो, क्या वजह है? समझना क्या है आपने, ये बताएं। एमा का मैसेज मिला है कि सर दोबारा समझा दें। क्या चीज दोबारा समझानी है बेटा, बताएं तो सही। कॉस्ट ऑफ सेल दोनों को प्लस किया तो कितनी आ रही है? सर मैं तो मैसेज किया ही नहीं, मैंने तो मैसेज किया ही नहीं। अच्छा, आपको समझ लग गई है? सर मेरे नाम से मेरे ख्याल से कोई और ऐड है। चलो कोई बात नहीं, कोई भी ऐड हो, लेकिन ये है कि जो भी ऐड है ना किसी के नाम से है। ये क्लास सबके लिए ओपन है, कोई भी बंदा क्लास ले सकता है। नाम छुपाने की जरूरत नहीं है किसी को, अपने ओरिजिनल नाम से लिखें, क्योंकि ये क्लास कॉलेज मॉनिटर नहीं कर रहा होता, क्योंकि ये आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्लास है। तो इसमें कोई भी आ सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। खुल के सवाल पूछा करें, ये अच्छी बात होती है। जो सवाल की नहीं समझ लगी आप पूछें कि क्या समझ नहीं लगी, ठीक है? पता तो होना कि मैंने आपको बताना क्या है। दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल ऐड करके मुझे बताएं। 7803, तो ये मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे जी। कोई अगर वर्किंग कर रहा है तो बताओ जी। सर मजा आया सर ये वाली करके क्वेश्चन, समझ लग गई है? जी सर मेरा तकरीबन 50% प्लस ठीक था। गुड हो गया, बहुत अच्छी बात है। बस यही है कि ये सवाल करने के मजे बहुत आते हैं सिंगल एंट्री को, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बनने का करना पड़ता है ऐड। चलिए जनाब, लेस कर देते हैं अदर एक्सपेंसेस को। अदर एक्सपेंसेस की लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। अब आगे कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन के पल्ले। मेन यही था, ग्रॉस प्रॉफिट तक। और आपको पता है कि जो बंदा इधर ही फंस जाए तो वो आगे जाता ही नहीं है, लेकिन आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट जरूर किया करना है, ठीक है? चलें जी। आप एक और उसने जो चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो मैं सारी आपको डिस्कस करता हूं। आ जाए जरा, अब हम एक्सपेंसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट गिवन है ना वो तो हम लिख लेना। इंश्योरेंस 204 की गिवन है और इसमें 1 महीने की एडवांस है, मतलब 204 12 महीनों की है, लेकिन ये 1 फेब टू 1 फेब है और हमने सिर्फ 11 महीनों की एक्सपेंस में लिखनी है, ठीक है? तो इसको 12 पे डिवाइड कर दें और 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो इंश्योरेंस हमारे पास आ जाएगी 187। इंश्योरेंस एक्सपेंस 187। इंश्योरेंस हो गया। रेंट, रेंट में इंटरेस्टिंग खबरें हैं। रेंट पे कितना किया हुआ है? 826। बनता कितना है हमने ये देखना है। और पिछले साल जो प्रीपेड है वो भी हमारे पास पड़ा हुआ है 280 का, ठीक हो गया? अब मुझे ये बताओ 280 जो रेंट है ये कितने महीनों का है? कोई बता सकता है? 280 जो रेंट है वो कितने महीनों का है? 4 महीनों। 4 महीनों का। अब इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे तो पर मंथ रेंट आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे 4 पे तो कितने महीनों का रेंट आ जाएगा आपके पास? 4 महीनों का, सॉरी पर मंथ 70। अब आ जाए जरा, उसने रेंट भी बढ़ाया है आपका, कहता है 30% रेंट इंक्रीज किया है
1 सितंबर 2018 को, तो बताएं जनाब 70 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, 30% बढ़ाया ना, तो आने वाला रेंट कितना है जनाब? सितंबर से ऑनवर्ड रेंट कितना हो गया हमारा? 91 पर मंथ। समझ लगा है ना? 91 पर मंथ। तो जनाब आ जाए जरा थोड़ी रेंट की भी हम वर्किंग कर लें। आ जाओ जरा रेंट की वर्किंग कर लें, क्योंकि रेंट की वर्किंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। 1 जनवरी से लेकर अप्रैल तक तो उसने ऑलरेडी पे किया हुआ है 70 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। और ये 70 चलता जाएगा कब तक? 1 सितंबर यानी सितंबर तक, 31 अगस्त तक। सितंबर से ऑनवर्ड रेंट हो गया हमारा 91 और ये रहा एंड तक 91। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे साल का रेंट बनता कितना है, पूरे साल का रेंट, अब जरा गौर फरमाएं। मेरा पहले जो 8 महीनों का रेंट है वो है 70 मल्टीप्लाइड बाय 8, यानी इस साल का जितना रेंट बनता है मैं वो लिखने लगा हूं। और आखिरी 4 महीनों का रेंट है 91 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये इतना रेंट है इस साल का। पहले पे किया, बाद में पे किया, अभी मैं उस साइड पर नहीं जा रहा। अभी फिलहाल मैं ये देख रहा हूं कि एक्चुअल में हमारा रेंट इस साल का बनता कितना है। ये कितना हो गया? 560। सर ये उल्टा नहीं हो गया? नहीं, उल्टा क्यों हो गया? बताएं जरा कहां पे उल्टा हुआ? बताएं। सर जो प्रीपेड है वो 4 महीने का। अच्छा, बिल्कुल 4 महीने है। कौन? नहीं, मैं अभी ये नहीं देख रहा कि प्रीपेड कितना है। मैं ये देख रहा हूं कि आपके 1 जनवरी से लेकर 1 सितंबर तक तो रेंट 70 रुपए था ना, चाहे प्रीपेड है, उसको तो मैं अभी देख ही नहीं रहा। मैं ये नहीं देख रहा पे कितना किया है, मैं ये देख रहा हूं कि इस साल का रेंट क्या हुआ। सर 70 को 4 के साथ नहीं करेंगे मल्टीप्लाई? आप मुझे ये बताएं कि रेंट का इजाफा किस डेट से हुआ है? बताएं, क्वेश्चन आपके सामने है। रेंट का इजाफा किस डेट से हुआ है? ठीक है सर, डेट नहीं देखी थी मैंने। 1 सितंबर 2018 से। तो रेंट आपका जो 91 रुपए हुआ है वो 1 सितंबर से हुआ है। पिछले 8 महीने तक 70 रुपए ही रहा था। और आप ना कंफ्यूज ना हो, ये पे हो गया है लेकिन आएगा तो इसी साल ना, जिस साल का रेंट आएगा उसी साल। इस साल का रेंट मेरे भाई बनता 924 है। अब जरा गौर फरमाएं, मैं रेंट का लेजर बनाने लगा हूं। रेंट का ब्रॉडाउन था प्रीपेड 280। कितना था? 280। मैंने इस साल जितना पे किया वो है, ये रेंट पे किया हुआ नजर आपको आएगा, ये वाला। $826 पे हो गया बैंक के नाम से। 826 बनता कितना है वो भी मैंने फाइंड कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 924। जो डिफरेंस आएगा वो कैरी डाउन आ जाएगा प्रीपेड का। जो डिफरेंस आएगा 280 प्लस 826 माइनस 924, 128 मेरे पास आ गया, जो मैंने इस साल एडवांस पे कर दिया। तकरीबन 2 महीनों का एडवांस पे किया हुआ नजर आ रहा है मुझे। पहले मैंने ये अमाउंट फाइंड की कि मेरा इस साल का रेंट बनता कितना है। जितने महीने हमारे साल के होते हैं उसका रेंट हमारा बनता है, चाहे पे कर दो, चाहे एडवांस पे कर दो, चाहे पे ना करो, वो एक्सपेंसेस होता ही है। तो 8 महीने 70 रुपए के हिसाब से रेंट हुआ, 4 महीने 91 के हिसाब से हुआ। ये हमने पहले टोटल निकाल दिया, पेमेंट हमारे पास आ गई।
ब्रॉड ऑन गिवन था, कैरिड ऑन इसमें नहीं था, वो हमने फाइंड कर लिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी अमाउंट जाएगी? 924 रेंट के नाम से 924। रिजवान भाई का सवाल है कि सर 70 कैसे आया? रिजवान भाई आपने शायद क्वेश्चन को गौर से नहीं पढ़ा। यहां से देखें, ये लिखा हुआ है कि आपका जो रेंट पिछले साल का प्रीपेड है 30 अप्रैल तक है, 4 महीनों का, और वो 280 है। ठीक है, 280 को मैंने 4 पे डिवाइड किया तो रेंट 70 रुपए पर मंथ के हिसाब से आ गया। ये सितंबर तक 70 रुपए चला, सितंबर के बाद फिर वो उसने कहा कि 30% बढ़ा दिया, तो मैंने इसके में 30% ऐड कर दिया, तो वो बन गया 91। तो ये जनाब 8 महीनों की रेंट की वर्किंग है, और ये 4 महीने हो गए, टोटल रेंट बनता 924 है, लेकिन आपने पे किया 826, और जो ब्रॉड ऑन था 280 पहले ही पे किया हुआ था, तो 182 हमारा प्रीपेड रेंट का कैरिड ऑन आ गया, जो कि हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। जी जनाब, रेंट की भी वर्किंग हो गई। उसके बाद आ जाएं, हम अब एक्सपेंसेस को देख रहे हैं। सैलरीज पेएबल का लेजर बना लें। सैलरीज पेएबल हमारे पास 98 ओपनिंग है। पे कितनी की है सैलरीज? चेक एक पेमेंट की है 685 की, और एक पेमेंट की है 124 की। 2 पेमेंट्स सैलरीज की पे की हुई हैं। ओके की बात। और उसके बाद कैरिड ऑन सैलरीज का है 134। तो एक छोटा सा लेजर इधर ही बना लो चाहे। सबूर कह रहा है कि 182 एडवांस है। हाँ जी मेरे भाई, एडवांस रेंट पे किया हुआ है 182। टोटल में से कैरिड ऑन प्रीपेड रेंट का लेजर बनाया है ना हमने, प्रीपेड रेंट का लेजर बनाया था। मुझे बताएं सैलरी पेबल का ब्रॉड ऑन कितना है? सैलरी पेबल का ब्रॉड ऑन 98, इधर ही लिख लो 98। बैंक के जरिए जो उसको पेमेंट कर रहे हैं वो है 685। कैश के जरिए जो पेमेंट कर रहे हैं दैट इज 124, और कैरिड ऑन जो बताया हुआ है उसने दैट इज 134, और जो बाकी बैलेंस आएगा वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो बताएं जनाब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कितनी अमाउंट जा रही है? 845। 845। तो सैलरी आ गई हमारे पास 845। ओके की बात। बैड डेट्स का भी जिक्र है क्वेश्चन के अंदर। बैड डेट्स का भी क्लियर जिक्र है क्वेश्चन के अंदर 138। उसके बाद डेप्रिसिएशन का एक जिक्र रह गया, और अपनी बैंक और कैश बुक में देख लो कि कोई और चीज तो नहीं है। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस नजर आ रहे हैं। इसको ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन, तो एज इट इज लिख दो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितने के हैं? 186 रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब सिर्फ डेप्रिसिएशन रह गई बस। आई कैप सर ड्राइंग नहीं आएगी इधर? ड्राइंग एक्सपेंस होते हैं, मुझे जरा सामने आना, शक्ल दिखाना। ड्राइंग एक्सपेंस में आते हैं, ये इक्विटी में आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, वो इक्विटी का पार्ट होते हैं यार, ऐसी गुस्ताखी नहीं करनी जी मेरे भाई। अब आ जाए जरा डेप्रिसिएशन पे। मैं कहता हूं आई कैप किसी भी जगह से आपको जाने नहीं देता। ये देखें, कहता है इक्विपमेंट 8% ऑन कॉस्ट डेप्रिसिएशन। अब एक जगह को पकड़ेंगे तो दूसरी जगह बंदा भूल जाता है, दूसरी जगह पकड़े गए तो तीसरी जगह भूल जाता है। क्वेश्चन के अंदर ये उसने हमें बुक वैल्यू दी हुई है, ये 60% अमाउंट है।
क्योंकि 40% डेप्रिशिएट हो चुकी है ना, ये 60% अमाउंट है। और उसने कहा अगर कहता ना WDV तो डायरेक्ट 8% इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा, लेकिन अब इसके ऊपर अप्लाई नहीं करूंगा, बल्कि पहले मैं इसकी कॉस्ट फाइंड करूंगा। 2490 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। मेरे पास 2490 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 4150 मल्टीप्लाइड बाय 8%। 4150 का मैं 8% लूंगा तो कितना आ रहा है? 332। अब जरा गौर फरमाएं, ये तो आ गया ना हमारे पास। उसके बाद मैंने कहा ना कि आई कैप आपको जाने नहीं देता, यहां पर भी आ जाए जरा। बैंक में इक्विपमेंट के नाम से एक पेमेंट आ रही है, इसका मतलब है ये आपने इस साल एसेट खरीदा है। अगर एसेट के परचेज की डेट ना गिवन हो तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेते हैं। अगर एसेट की डेट ऑफ परचेज ना गिवन हो तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेते हैं। तो इसका 8% आ जाएगा 540 का, तो 44। लो जनाब, डेप्रिसिएशन लिख लो। ब्रॉड ऑन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 332, और एडिशन पे डेप्रिसिएशन आ गई 44। दोनों को प्लस करके बता दें तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 3736। ये हमारे एक्सपेंसेस की लिस्ट पूरी हो गई। बता दें सर, ये डेप्रिसिएशन का दोबारा से बता दें। डेप्रिसिएशन नादिर भाई जरा गौर फरमाइएगा। ये जो एसेट खरीदा है, इक्विपमेंट आपको नजर आ रहा है, 550 की पेमेंट नजर आ रही है बैंक के अंदर। इसके ऊपर तो 8% डेप्रिसिएशन आ गई, क्योंकि ये हमारा एडिशन है। बात समझ लगी इस चीज। और फिर ऊपर आए, ये मेरे पास अमाउंट पड़ी थी 40% डेप्रिशिएट होने के बाद। डेप्रिसिएशन का रेट है कॉस्ट के ऊपर, तो इसलिए ये 40% माइनस करने के बाद अमाउंट 60% पड़ी है। तो मैंने 60 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास कॉस्ट आ गई। और उस कॉस्ट का मैंने 8% ले लिया, तो ये मेरे पास जो एसेट ब्रॉड ऑन में पड़े थे उनकी डेप्रिसिएशन आ गई। तो ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन 332, और जो एडिशन किया 550 का, उसकी डेप्रिसिएशन 44। तो दोनों को प्लस कर दिया तो मेरे पास अमाउंट आ गई 376। जी नादिर भाई, ओके हुआ काम या अभी भी नहीं हुआ? 2656। यस सर, ओके। चलें जनाब, ग्रॉस प्रॉफिट से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। जी 1562 सबके मैसेज मिल रहे हैं। इस क्वेश्चन, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आया है पेपर में, और आप खुद बताएं कि जो जिनके फाइनल पेपर में ये सवाल आया होगा उनके साथ हमारी दिली हमदर्दियां हैं। 18 नंबर का ये सवाल था, लेकिन ये है कि आप लोगों ने क्वेश्चन से कभी नहीं डरना। क्वेश्चन जितना सेल में मुश्किल थी ना, बाकी चीजें तो ओके हैं। जी
वॉइस के बारे में आप मैसेज मिल रहा है, मैं खामोश था इसलिए वॉइस नहीं आ रही थी आपको। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। इसमें इतनी ज्यादा वर्किंग नहीं थी। जिस चीज के कैरी डाउन गिवन नहीं है उनके अकाउंट्स बना के कैरी डाउन फाइंड कर लेते हैं, और बाकी इंफॉर्मेशन जिसके कैरी डाउन अवेलेबल हैं वो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। सबूर भाई का हमें एक मैसेज मिला है, मैसेज भी काफी लंबा चौड़ा है। कहते सर नया इक्विपमेंट जो खरीदा है, परचेज किया, उसे यूज टाइम कैलकुलेट नहीं करेंगे। सबूर भाई लगता है आप मेरी सही तरह आवाज नहीं सुनते। मैंने बताया था कि अगर जिस एसेट के डेट ऑफ परचेज ना बताई हो उस साल की, तो वो पूरा साल डेप्रिशिएट करते हैं। तो इसके अंदर उसने डेट ऑफ परचेज नहीं बताई, इसलिए पूरा साल इस्तेमाल किया। माहीन ने कहा कि सर इंश्योरेंस वाला पॉइंट बता दें। माहीन बेटा, इंश्योरेंस के बारे में अगर आप गौर फरमाओ क्वेश्चन के अंदर, उसने क्या कहा है इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस पे की है कब? 1 फ़रवरी को, पूरे साल के लिए। ये देखें, 1 फ़रवरी को पे की है 1 साल की, मतलब अगले 1 साल के लिए पूरा। तो हमारे ये टोटल 12 महीनों की इंश्योरेंस है, लेकिन 1 साल एडवांस पे हो गया, तो वो जो 1 साल की इंश्योरेंस है वो निकाल के करंट एसेट में लिख देंगे। 11 महीनों की इंश्योरेंस हम इस साल लिख देंगे, क्योंकि इस साल कवर ही 11 महीने होते हैं। 2 तो 4, 12 महीनों की इंश्योरेंस है, लेकिन कहता है पूरे साल की है। तो 2018 के तो 11 महीने कवर हो रहे हैं इसके अंदर, तो 11 महीने की इंश्योरेंस एक्सपेंस में लिख देंगे, और बाकी जो अमाउंट आ गई वो हम लिख देंगे करंट एसेट में जाके। चलें जनाब, अब जरा क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को दोबारा देखते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है। क्लोजिंग इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, एक क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग डाटा देख करना हमें क्लोजिंग के इंफॉर्मेशन सही पता चलती हैं। जो रिक्वायर्ड है मैं उसको टिक करता हूं, ये गिवन है, इसको करने की जरूरत नहीं है। प्रीपेड रेंट हमने फाइंड किया है, ट्रेड डेटर्स नहीं गिवन, फाइंड करने हैं। पेएबल टू सिग्मा ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, मतलब इनके कैरी डाउन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का भी कैरी डाउन नहीं गिवन, हमें फाइंड करना पड़ेगा, राइट। और कैपिटल की इंफॉर्मेशन ओपनिंग की भी गिवन नहीं है, और वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेटर्स का लेजर बनाते हैं, डेटर्स की इंफॉर्मेशन पूरी कर ले ताकि डेटर्स का हमें कैरी डाउन आ जाए। डेटर्स अकाउंट, ब्रॉड डाउन क्वेश्चन के अंदर है 1410। क्वेश्चन अपने सामने रखें काइंडली। डेटर का ब्रॉड डाउन, सेल्स हमने खुद फाइंड की हैं। आपको याद होगा अपनी वर्किंग में जाएं, जो सीपीएस अप्लाई किया है वो क्रेडिट सेल्स थी सारी की सारी। ये वो उसने खुद कहा है कि ब्लेंडर वो उधार पे बेचता है, और ब्लेंडर की सेल्स हमने खुद फाइंड की हुई है 6981। जूसर की सेल्स यहां पर नहीं आएंगी क्योंकि वो कैश पे थी। ब्लेंडर की सेल्स आएंगी 6891। जो पैसे रिसीव की हैं वो भी बैंक स्टेटमेंट में जाओ जरा, लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम बैंक। कितने पैसे रिसीव किए हैं? 6570। बैंक स्टेटमेंट अपने सामने रखें क्वेश्चन की, 6570। बैड डेट्स भी हुए जो इररिकवरेबल उसने बताए हैं। बैड डेट्स कितने हैं? 138 के। क्लोज कर देंगे, हमारे पास कैरी डाउन आ जाएगा। सर ये सेल्स की अमाउंट चेक कर लें जरा। सॉरी, सेल की अमाउंट है 6981। 6981 प्लस करें 1410, माइनस कर दें 6570, माइनस कर दें 138, तो कैरी डाउन आ जाएगा 1683।
डन। उसके बाद हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हर इंफॉर्मेशन को हम देखते जाएंगे। जी जनाब, कैश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई, लेकिन हमारे पास कैश सेल्स तो आई थी ना। वो कहता है कैश सेल्स से, जहां पर जरा इस 8 पॉइंट पे आए, कहता है कि फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड फ्रॉम कैश सेल्स, रिमेनिंग अमाउंट्स डिपॉजिटेड टू इनटू बैंक। पहले तो मुझे बताएं कैश सेल्स हैं कितनी, पहले मुझे बताएं कैश सेल्स हैं कितनी। क्वेश्चन में लिखी हुई हैं, पूरी टोटल सेल्स हमने फाइंड की हैं 5040 सर। 5040। नूरमा का मैसेज मिला है कि सर क्या बात पूछनी है। नूरमा, आप मैसेज करें जो बात पूछनी है, या अपना माइक ऑन करके अपना सवाल पूछ सकते हो। मेरे पास टोटल कैश सेल्स आई हैं, कैश सेल्स। नूरमा ने कहा है कि सर अगर सेल्स गलत होगी, नहीं, सेल अगर गलत होगी तो वो वहां पर ही मार्क्स कटेंगे। उसके बाद अगर आपका सवाल ठीक है तो फिर दोबारा नहीं मार्क्स कटते, एक दफा ही मार्क्स कटते हैं 5040। अब इसमें से पेमेंट कौन कौन सी कर दी आपने? एक रिपेयर 186, 124 और 477, टोटल है 787 माइनस 787। बाकी के पैसे आपने बैंक में जमा करवा दिए, क्वेश्चन के अंदर क्लियर लिखा हुआ है। तो बैंक में आपने कितने पैसे जमा करवाए? 4253। कहते हैं कैश सेल्स में ये एक्सपेंस करने के बाद बाकी पैसे बैंक में जमा करवा दिए। अब जनाब अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि बैंक का हमारे पास नहीं गिवन अमाउंट। बैंक ब्रॉड डाउन हमारे पास ओवरड्राफ्ट में है, आखिर में लिखा हुआ है 740। यानी क्वेश्चन में देखें, बैंक का ब्रॉड डाउन हमें गिवन है ये 740। अब जितनी बैंक स्टेटमेंट में पैसे आए हैं और गए हैं वो रिकॉर्ड कर ले, ये वाले सारे। जी, बैंक में पैसे डेटर से आए हैं, बैंक स्टेटमेंट अपने सामने रखें 6570। जो कैश जमा करवाया है आपने, ये वाला कैश 4253। पेमेंट्स को की हैं, क्रेडिटर्स को पेमेंट की वो सिग्मा को 8850, सिग्मा को इंश्योरेंस पेमेंट की 204। यानी बैंक से जो पैसे जा रहे हैं वो रिकॉर्ड कर दो एज इट इज। रेंट आपने पे किया 826, इक्विपमेंट खरीदने पे पैसे लगे आपके 550, और सैलरी के लिए आपने जो पे किया है चेक वो है 685। अगर आप इसको क्लोज करते हो तो इसका स्टिल बैलेंस ओवरड्राफ्ट आ रहा है। क्लोज करके देख लो, इसका स्टिल बैलेंस ओवरड्राफ्ट आ रहा है। सर मेरा एक पॉइंट मिस हो गया। ये ना 787 क्यों माइनस किया कैश सेल से? क्यों? अच्छा, उसने कहा है ना कि ये देखें ना, पॉइंट पढ़ें जरा, ये वाला पॉइंट 8वां। कहता है फॉलोइंग पेमेंट्स मेड फ्रॉम कैश सेल्स एंड रिमेनिंग अमाउंट्स वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश सेल्स टोटल आई हमारे पास 5040, और उसमें से ये पेमेंट्स करने के बाद पैसे बैंक में जमा करवाए। तो बैंक में जमा जो पैसे करवाए हैं ये माइनस करके लिखेंगे ना। डन? ओके सर। अब आप ना मुझे ओपनिंग कैपिटल बता दें, ये आपके पास ओपनिंग डाटा पड़ा हुआ है। ऑल ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, ऑल ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज।
2490, कैलकुलेटर के ऊपर ही कर लें, इसके ऊपर ही प्लस 3705 प्लस 280 प्लस 1410 माइनस 3600 माइनस 98 माइनस 740। तो मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है बता दीजिएगा जरा, बता रहे थे आप अभी 3447। सारी इंफॉर्मेशन हमारी कलेक्ट हो गई। अब सिर्फ हमने लिखनी है, सबसे पहले मैं लिखूंगा नॉन करंट एसेट्स। आपने पेपर में प्रॉपर फॉर्मेट के साथ लिखना है। इक्विपमेंट है पहले, इक्विपमेंट मेरा था 2490 प्लस 550 का मैंने एक नया खरीदा माइनस डेप्रिसिएशन, दोनों को मिलाकर कितनी आई थी 376। तो मुझे कैलकुलेट करके बता दें कितनी वैल्यू आ रही है 2664। चाहे इसका लेजर बना लो, चाहे डायरेक्ट लिख दो कि हमने 2490 के पहले एसेट पड़े थे, 550 के खरीदे, 376 उसकी डेप्रिसिएशन आ गई, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास ये आ गया। करंट एसेट में हमारे पास सबसे पहले स्टॉक, दोनों को प्लस करके बता दो, जूसर और ब्लेंडर का स्टॉक प्लस करके बता दो कितना आ रहा है। कोई कर रहा है कैलकुलेशन? 3572 3572। डेटर्स का कैरी डाउन अभी हमने फाइंड किया है, डेटर्स का कैरी डाउन आपने फाइंड किया है 1683, अभी जो लेजर बनाया है वर्किंग से। उसके बाद प्रीपेड रेंट भी था, उसका भी हमने लेजर बनाया। प्रीपेड कितना निकाला था 182। उसके बाद एक इंश्योरेंस भी प्रीपेड है, आपको याद हो, प्रीपेड इंश्योरेंस 1 महीने की कितनी थी 204 को 12 पे डिवाइड किया था, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 17 डन। ये हमारे जनाब टोटल एसेट्स आ गए, सबको प्लस किया तो टोटल एसेट्स हमारे पास आ गया है 8118। दोनों को प्लस किया 8118। सबूर भाई ने कहा है कि सर आपने डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे ले रही है और इधर बुक वैल्यू लिख लिया है। सबूर भाई आपको ना अल्लाह ताला हिदायत दे, ओ भाई बैलेंस शीट के अंदर मेथड जो मर्जी हो हमेशा बुक वैल्यू लिखी जाती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेथड दुनिया का जो मर्जी हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हमेशा बुक वैल्यू फाइल लिखी जाती है, वो जैसे मर्जी फाइंड कर लो, वो आपकी अपनी राय। अब्दुल मोइज कहता है कि जनाब बैंक आएगा करंट एसेट में। अब्दुल मोइज भाई वो बैंक ओवरड्राफ्ट था, वो बैंक ओवरड्राफ्ट था, तो वो करंट लायबिलिटी में आएगा। कैपिटल आपने अभी फाइंड किया, कैपिटल की अमाउंट कितनी फाइंड की थी अभी आपने जो प्लस करके फाइंड की थी, जरा बताइएगा प्लीज दोबारा। 3447। इसमें हम नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट कितना आया है वो भी कोई बता दे। नेट प्रॉफिट जो हमने फाइंड किया था वो कितना था 1562। लेस कर देंगे ड्राइंग्स, हमारे पास ड्राइंग्स गिवन है, कैश ड्राइंग्स ये 477। ओके होगी बात? तो जनाब मुझे बता दें इसका इक्विटी का पोर्शन बता दें, नेट कितनी अमाउंट आ गई इक्विटी की 4532। करंट लायबिलिटी के अंदर हमारे पास एक पेएबल पड़े हैं, एक सैलरी पेएबल पड़ी है और एक बैंक ओवरड्राफ्ट है। 3 बैलेंसेस हैं और तीनों एक फाइंड कर लिए हैं, बाकी 2 गिवन है। 2420 सैलरी है 134 है, शायद 134 ही है, और बैंक ओवरड्राफ्ट है 1032। तीनों को प्लस करके बता दें कितनी अमाउंट आ गई।
2430 plus 134 plus 1032 3586। ऐड करें टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी तो आपके पास 8118 आ जाए। आज का प्लान था वैसे कि आपको 2 क्वेश्चन करवाने का, लेकिन एक क्वेश्चन पे ही टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो इंशाल्लाह फिर कल मैं अपने जो कल सिंगल एंट्री का सवाल करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमारे हो गए हैं। ये निजाम वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लास के अंदर ही। आपने ये क्वेश्चन करना है जनाब, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 करना है, अल्फा ट्रेडर वाला, ठीक है। और अपने ग्रुप में गर्ल्स ने भी और बॉयज ने भी अपने अपने ग्रुप में ये बात शेयर करनी है कि सिंगल एंट्री का ये क्वेश्चन करना है, ताकि जो लोग अभी क्लास में नहीं है उनको भी पता चल जाए। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये खत्म हो जाए एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन यह है कि आपने अपने हाथ से इसकी प्रैक्टिस कभी छोड़नी नहीं है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर।